वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ बड़े ही चर्चित टॉपिक पे और बहुत ही न्यूज़ में रहता है, जो वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आज करंटली स्थिति जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की थोड़ी सी ठीक हुई है पहले के मुकाबले, लेकिन हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये हमेशा रहेगा। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जनरली इस टॉपिक पर 2 वीडियो बनेंगे। ये पार्ट 1 है। जनरली ये टॉपिक कंसेप्ट को और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को और इंडिया में अभी स्थिति क्या है एनपीए की, सिर्फ इसीलिए है। अगला वीडियो जनरली एनपीए के रेजोल्यूशन पर होगा। तो शुरू करते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, देखिए ट्रेडिशनली जो बैंकिंग का बिज़नेस क्या था, ट्रेडिशनली आज मेन बेसिक फंक्शन ये होता है कि डिपॉज़िट लिया और उस डिपॉज़िट का यूज़ करके मनी क्रिएशन करके लैंडिंग की। अब कमर्शियल बैंक जब लैंडिंग करते हैं तो एक रिस्क किस चीज़ का होता है, क्रेडिट रिस्क, कि भी कोई बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर दे इन द पेमेंट ऑफ आइदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, या तो वो इंस्टॉलमेंट्स ना दे पाए या पूरा का पूरा प्रिंसिपल ही डिफ़ॉल्ट कर दे। डिफ़ॉल्ट मतलब जब वो ड्यू है तो वो जब पेमेंट नहीं आती है, ईएमआई नहीं आती है, उसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कर गए पेमेंट पे। जैसे अभी श्रीलंका ने अपने लोन्स पे अपनी इंटरेस्ट पे डिफ़ॉल्ट किया था, उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, वो सर्विस नहीं कर पाएगा। इसको क्रेडिट रिस्क कहते हैं। An accounts where the payments of interest or repayment of principal is not forthcoming are treated as non-performing। जहाँ ये दोनों चीज़ें नहीं आ रही हैं, ये आरबीआई की ही डेफिनेशन है। और एक एसेट आप बेसिक समझ लीजिए कि वो नॉन परफॉर्मिंग एनपीए बन गया अगर वो सरकार और जो बैंक है या कोई भी इवन एनबीएफसी भी है उसको इनकम जनरेट करना बंद कर दिया है, तो वो एनपीए हो गया है, समझ लीजिए। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जनरली बैंकों की बात करते हैं, लेकिन अब इकोनॉमी हो रही है एक्सपेंड। अब बहुत सारा एसेट्स जो हैं वो एनबीएफसी के पास भी होते हैं ये, लेकिन फिर भी मोटा मोटा अभी हम बैंकों की बात कर रहे हैं और थोड़ा बहुत बेसिक फ़र्क हो सकता है उनकी पर्टिकुलर गाइडलाइंस में, लेकिन ये प्रोड्यूस जो ये नॉर्म्स हैं ये उन पे भी अप्लाई होंगे और कमर्शियल बैंक पे तो ये अप्लाई हैं ही हैं। ये मेन चीज़ें वैसे कमर्शियल बैंक के लिए। अच्छा, अब मैं आपको क्लासिफिकेशन समझाऊंगा एज़ पर आरबीआई के जो मास्टर सर्कुलर है प्रूडेंशियल नॉर्म्स पर। तो हम पहले देखते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट। देखिए, अभी क्या होता है कि सरकार, अब जो बैंक होता है वो कंटिन्यूसली अपने एसेट क्वालिटी का रिव्यू करता रहता है। जो भी उसकी बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे लोन्स हैं, सबसे बड़ा जो एसेट उसके लिए, तो ये वो अकाउंट होते हैं जो कुछ सिम्टम शो कर रहे हैं कि बैड एसेट क्वालिटी हो जाएगी। जैसे ही मतलब कि उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे करते हुए कि जैसे कहते हैं कि कुछ सेक्टर पे बहुत दबाव आ गया है और उसको लोन दिया हुआ है, बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया, तो उसको इसका अंदाज़ा हो जाता है कि हो सकता है कि पेमेंट टॉप ना आए। जैसे कि श्रीलंका पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत उम्मीद थी कि वो डिफ़ॉल्ट करेगा और उसने वो कर दिया। इवन रशिया ने भी कुछ चीज़ों पे अभी डिफ़ॉल्ट किया है, यूक्रेन में। तो अब बैंक्स जो हैं उनको उनको एक सिम्टम ऐसा शो होने लगा है कि शायद जिस दिन ये अकाउंट ओवर ड्यू होगा, जिस दिन भी ये ड्यू होगा इसकी पेमेंट उस दिन नहीं आएगी। सिम्टम्स शो करता है अल्टीमेटली बैड एसेट क्वालिटी के है। तो इसको हम स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं। अब इन अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन बेसिस पे करी गई है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है या फिर प्रिंसिपल वो कितने समय के लिए ओवर ड्यू है। तो पहला ये है SMA 0, अप टू 30 दिन के लिए ड्यू डेट के बाद अगर नहीं आ रहा है कुछ भी अकाउंट से है तो उसको हम SMA 0 कैटेगरी में SMA 1 हो जाएगा अगर 30 से 60 दिन के लिए ओवर ड्यू है, और SMA 2 अगर 60 से 90 दिन के लिए ओवर ड्यू है। ये हो गया स्पेशल मेंशन अकाउंट। अब अगर
इसके बाद और अब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अल्टीमेटली ये तो था कि एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन एनपीए मतलब वो चीज़ जो शक था वो हो गया, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसमें आना बंद हो गई है, अब प्रूफ हो गया ये चीज़। तो पहला हो गया स्टैंडर्ड एसेट, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं, सब स्टैंडर्ड। तो अभी हम एनपीए की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। इससे पहले स्पेशल मेंशन अकाउंट था। एक बात मैं इसकी और बता दूं कि जनरली ये कैटेगरी इसलिए बनाई गई है स्पेशल मेंशन अकाउंट की, जिसे कहते हैं ना कि नुकसान होने से पहले अगर बैंक अवेयर हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब ये है एनपीए की क्लासिफिकेशन। देखिए, प्रूडेंशियल नॉर्म्स आए थे अक्टूबर 2021 में, तो उसके बेसिस पर ये है। और क्या है कि सब स्टैंडर्ड कोई एसेट कब हो गया, जब पहले तो हम एनपी किसी को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो एनपीए तो हमने SMA 2 देखा कि 90 डेज़ तक कुछ नहीं आया, तो आप इस अकाउंट को समय में करते जाते हो कि स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और ये एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 डेज़ के बाद आप उसको एनपीए में कन्वर्ट कर देते हो। अब शुरू होता है एनपीए का क्लासिफिकेशन। तो आप ये सोच लीजिए कि 1 साल से कम तक का जो भी समय है, इसमें आप उस एसेट को सब स्टैंडर्ड कर देंगे, ठीक है ना। और अब एक चीज़ इसके बारे में ये है कि बैंक्स यूजुअली असाइन, यहाँ पर बैंक इस लेवल पर कुछ हेयर कट भी दे देते हैं। अब हेयर कट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने ये असल में वीडियोस इन छोटे छोटे टर्म्स के लिए ही, जो आपसे या तो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे कहीं पर रिटर्न में भी पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ हेयर कट असाइन कर देते हैं इन एमपीएस को, बिकॉज सर्टेन है कि कुछ अमाउंट, क्योंकि बैंक को समझ में आ जाता है कि पूरा अमाउंट बोरोवर देने की हैसियत में नहीं है। मैं आपको यहाँ साइड में ही हेयर कट की डेफिनेशन एक बार समझा देता हूँ। हेयर कट की मैं डेफिनेशन बताता हूँ। मैं आपको ऐसा करता हूँ कि मैं इसके बाद ना वीडियो के लास्ट में बहुत अच्छा मैंने एक डिफरेंस समझाया, मैं वहाँ पर आपको हेयर कट समझाता हूँ। अभी यहाँ पढ़ा है, यहाँ पे है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, मैं वहाँ आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अब दूसरा है डाउटफुल एसेट्स। अब सोचिए कि पूरा साल बीत गया, 1 रुपया नहीं आया, तो ये हो गया डाउटफुल एसेट। अब डाउट होना शुरू हो गया कि अभी एसेट रहा भी है कि नहीं। बैंक्स जनरली सीरियस डाउट्स होते हैं कि बोरोवर कभी पैसा लौटाएगा भी कि नहीं। और लॉस एसेट मतलब ऑलमोस्ट 18 मंथ बीत चुके हैं और इंटायर, अब इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा बैलेंस शीट से, क्योंकि भी एसेट के लायक नहीं बचा और ये मुसीबत बना रहेगा। मुसीबत बना रहेगा सर बैंकों के लिए बैलेंस शीट पे अगर रहा तो। अब आता है कि असल में किसी इकोनॉमी में नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने के पीछे रीज़न्स क्या हो सकते हैं। देखिए, यहाँ काफ़ी सारे रीज़न लिखे हैं। हम जर्नली हमें जो पता होता है कि भाई डिमका ये भाग गया, लेके देश से भाग गया, ये भाग गया, वो भाग गया, तो जब लोग पैसे नहीं देते तो भाग जाते हैं, तो वो एनपीए बन जाता है। हाँ, डेफिनेटली इसका मतलब यही होता है, लेकिन अगर आप रियलिटी देखेंगे तो बहुत सारी वजहें होती हैं कि कई बार कोई अकाउंट एनपीए हो जाए, और हमेशा बोरोवर की गलती नहीं होती, क्योंकि कई चीज़ें उसके खुद के कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो हम थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव लेते हैं। तो पहला, भाई हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए पैसा दिया गया था बैंक के द्वारा, वो फ़ंड को डाइवर्ट कर दिया जाए कुछ और प्रोजेक्ट्स को बनाने में। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका रियल एस्टेट है। आज जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कई लोगों के साथ हो रहा है कि पैसा बिल्डरों को दिया गया, लोगों ने दिया कि भी उनको मकान मिलेगा, लेकिन उसने उस पैसे को कहीं डाइवर्ट कर दिया, तो किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया। जिस बिल्डिंग के लिए दिया गया था वो बनाई नहीं, कहीं और डाइवर्ट कर दिया, और कहीं बार तो शेल कंपनीज तक में लगा दिया। बिल्कुल कंप्लीट फ्रॉड, कईयों के साथ ऐसा हुआ है। दूसरा है कि भी प्रोजेक्ट को
बनाने में टाइम लग गया, जो लिमिट थी उससे ज़्यादा लग गया, और फिर आपको पता ही है प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे बुलेट ट्रेन की कॉस्ट 1 लाख करोड़ से ऑलमोस्ट 1,60,000 करोड़ हो गई है। बहुत समय तक ज़मीन ही एक्वायर नहीं हो पाई। तीसरा हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स, कई चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। कोविड लॉकडाउन लग गया, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, जैसे चिप्स की शॉर्टेज हो गई थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर हैं। तो अभी उसकी वजह से गाड़ियाँ और मोबाइल कंपैरेटिवली रिलेटिवली थोड़े महंगे बिक रहे हैं। पावर शॉर्टेज हो जाना, रिसेशन आ जाता है इंडस्ट्री में, एक्सेस कैपेसिटी हो जाना है, कोई नेचुरल कैलेमिटी, ये भी एक वजह है ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, आपसे किसी के कंट्रोल में तो नहीं है। बिजनेस फेलियर लाइक प्रोडक्ट फेलिंग टू कैप्चर, हाँ भाई हो सकता है। लोन लिया किसी ने, कमर्शियल लोन लिया और नहीं चला प्रोडक्ट, क्यों नहीं हो सकता, कहीं बार होता है। लोगों को अपने बिज़नेस बंद करने पड़ते हैं। कोई स्ट्राइक हो गई, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, लंबी स्ट्राइक चल गई, नुकसान हो गया। फिर होता है कि आपका मान लीजिए फेलियर, नॉन पेमेंट, ओवर ड्यूज दूसरी कंट्री में हो जाए, उस कंट्री में रिसेशन आ जाए, मतलब किसी को कोई पेमेंट आनी थी बाहर से और वहाँ से नहीं आ पाई, कहीं वजहों से कुछ बंद हो गया, या फिर कोई अगर फ़ॉरेन पेमेंट में आ रहा और एक्सचेंज रेट में एडवर्स मूवमेंट हो गई, ये भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये तो क्रिएट करती ही है। इतनी हमारे देश में तो कई बार ये चीज़ कहा जाती है कि भाई स्टेबिलिटी नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स आया था, आपको याद है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और इंडियन गवर्नमेंट को केस हारना पड़ा था। तो अब वो सरकार ने ठीक कर लिया है वो। तो फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑर्डर्स आ जाते हैं, वो एक एडिशनल कॉस्ट बिजनेस पे आ जाती है, और उसकी वजह से कोई प्रोडक्ट एनपी आ जाए। भाई मतलब आपने लिया और अल्टीमेटली वहाँ इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि वो आप काम कर ही नहीं पाए। जैसे कि तमिलनाडु में टूटिकोरन में कॉपर का प्लांट बंद पड़ा है, वो उसको लगाने में जो पैसा है वो बंद पड़ा है, कोई इनकम नहीं दे रहा, लेकिन उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा, उसकी वजह से एनपीए हो जाती हैं। अब फिफ्थ हुआ, सेवन्थ हुआ, जो हम जनरली सुनते हैं कि विलफुल, जानबूझ कर डिफ़ॉल्ट किया गया है, जानबूझ के किया गया है और ये पहले ही मंशा थी कि डिफ़ॉल्ट करने की। साइफनिंग ऑफ फंड्स, फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन प्रमोटर्स और मैनेजमेंट के द्वारा, डिस्प्यूट पड़ जाना, कोर्ट में केस चले जाना। और हाँ, अब लास्ट है कि बैंक्स के पार्ट पर भी डेफिशिएंसी हो जाती है। प्रॉब्लम वहाँ से भी आ सकती है बैंकों के, भी बैंकों ने सही से मॉनिटर नहीं किया, फॉलो अप नहीं किया। और आपको पता ही है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सरकारी एटीट्यूड हमेशा तंग करता है। डिले इन द रिलीट्स ऑफ लिमिट, कई बार ऐसा होता है कि पूरा लोन इकट्ठा नहीं किया जाता, बहुत बड़ा अगर अमाउंट है ना, कुछ कुछ समय में रिलीज़ किया जाता है, वो भी नहीं किया। तो हमने देखा कि कई बार बोरोवर की गलती नहीं होती है और कई बार बोरोवर की गलती होती है। तो हमने ये देखा कि असल में हमेशा बोरोवर गलत नहीं होता, कई बार लेंडर की प्रोसेस भी प्रॉब्लम आ जाती है हमारा टॉपिक इम्प्लीकेशंस ऑफ एनपीए। मतलब अगर एनपीए है तो प्रॉब्लम है क्या, असल में इतनी प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है ये कि हमारे को ये इतना इम्पोर्टेंट इशू बन जाता है और इतना सरकार के लिए ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो किसी इकॉनमी के लिए क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, पहले हम ये देखते हैं। देखिए, अगर हायर लेवल ऑफ एनपीए है ना बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो मैं जो आपको नॉर्म्स बताता हूँ, मैं वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के बताता हूँ, लेकिन अभी याद रखिएगा कि जो एनपीए है ना वो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक एनबीएफसी में भी हो सकते हैं, क्योंकि अब तो वो भी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। तो बहुत ग्रेव कंसर्न इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि जो लोगों को, जो बैंकों को, जो इकोनॉमी होती है ना उसमें बैंक क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम ना जनरली ये सोचते हैं कि पैसा कमा के खर्च किया जाता है, नहीं, बैंक बहुत सारा बिजनेस क्रेडिट पर चल रहा होता है, वर्किंग कैपिटल जिसको हम कहते हैं। अगर ये बैंकों का बंद हो जाए और सिस्टम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय यूएस में हुई थी, तो शायद
जो हम ई कॉमर्स ये जो हम करते हैं ना, हमारे घर सब्जियां पहुंचती हैं या स्विगी ज़ोमैटो, इवन ये चीज़ें भी ब्लॉक हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्रेडिट पर चल रही होती हैं। तो ये इसकी बहुत एडवर्स रिकॉर्डेशन हो सकता है, पूरा का पूरा सिस्टम बैठ सकता है अगर बैंक रन हो जाए तो। इफ़ बोरोअर्स डू नॉट पे, तो बैंक्स को एडिशनल फंड, उस क्या है कि डिपॉजिटर्स तो मांगेंगे भैया पैसा, वो देना ही देना है। उन्हें नहीं मिला तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि क्या बताएं। तो उसको देने के लिए फिर एडिशनल फ़ंड, क्योंकि वो तो आपका एनपीए हो गया है, वो फिर उठाएगा, बोरो करेगा एडिशनल फ़ंड। और जब आपको एकदम से फ़ंड चाहिए फिर आपको कॉस्टली भी मिलता है। अब आपको, क्योंकि आपका एनपीए क्रिएट हो रहा है, तो फिर आप फ्रेश क्रेडिट नहीं जनरेट करोगे, तो ये साइकिल बनती जाएगी। फिर ऑन गोइंग नहीं मिल रही है, फ्रेश फंड्स वो नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो प्रोजेक्ट्स को नहीं मिलेंगे, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को नहीं मिलेंगे, और वो भी एनपीए होने के चक्कर चांसेस बन जाएंगे उनके, क्योंकि कुछ पेमेंट गई है, कुछ नहीं मिली, प्रोजेक्ट बीच में अड़ गया, फिर कॉस्ट ऑफ रन। और आप सोच सकते हैं कि कैसे साइकिल पड़ती जाएगी और कितना भारी नुकसान करेगी। तो इकोनॉमी के लिए तो अच्छा नहीं। अब हम पर्टिकुलरली एक बैंक के लिए देखते हैं कि एनपीए क्या करता है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या होता है कि जब एनपीए अगर बढ़ रहे हैं, किसी के लिए एक ख़तरनाक लेवल पे चले गए हैं, तो असल में जो उसका प्रायोरिटी होती है ना बैंक की क्रेडिट एक्सपेंशन, वो हट के वो क्रेडिट मैनेजमेंट में लग जाता है। सबसे बड़ी उसकी सिरदर्द ये बन जाता है। उसको फ्रेश लैंडिंग तो क्या ही करेगा, उसका पुरानी प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती है। उसका काम रिकवरी में लग जाता है कि भी सारा रिकवरी कैसे किया जाए, एक बिज़नेस को कैसे एक्सपेंड करना है, वो तो फिर एक सेकंड पे चला जाता है उसका। इंटरेस्ट में इनकम आनी बंद कम हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी जो कैश एसेट है ना, ये लोन होता है उनकी बुक्स पर, उससे इंटरेस्ट, उसकी इनकम होती है, वो बंद हो जाती, कम हो जाती है। बल्कि हाई लेवल ऑफ प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। प्रोविजनिंग पे नॉर्म्स मैं आपको जनरली अगली वीडियो में बताऊंगा कि हैं क्या, क्योंकि एसेट के हिसाब से उनको उतना उतना पैसा रखना पड़ता है। जैसे अगर लॉस एसेट बन गया तो 100% प्रोविजनिंग करनी है, फिर वो बहुत बड़ा अमाउंट भी होता है। एज बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट एज अ प्रोविज़न रखना पड़ता है, रूल होता है ये, ठीक है ना। रखते हैं, प्रोविज़न करके रखते हैं बुरे समय के लिए। आपको पता ना, बुरे समय के लिए एक रेनी फंड कहते हैं, रेनी सीज़न का फंड। तो ये इस टाइप की प्रोविजनिंग करी जाती है। अब अगर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको फिर हाई प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी अपने प्रॉफिट से। एक्सपेंशन नहीं होगा बिज़नेस का, अल्टीमेटली प्रॉब्लम बस यही है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, कैपिटल एडिक्वेसी में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स आपको पता होंगे, उस पर स्ट्रेस क्रिएट होगा, वो तो मेंटेन रखने ही होते हैं। फिर पेनल्टी होगी अगर आप नहीं कर पाओगे वो नॉर्म्स। लास्ट में हो गया कि ये मैं टॉपिक भी आपको समझा देता हूँ कि इंक्रीज प्रेशर ऑफ ऑन नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो कॉम्पिटिटिव भी बाकी बैंकों के मुकाबले आपकी कम होगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या हुआ? ये द अमाउंट ऑफ मनी जो एक बैंक अर्न कर रहा है अपने इंटरेस्ट पे, कंपेयर टू जो वो एक अपने डिपॉजिट्स पे दे रहा है, इनका डिफरेंस इंटरेस्ट मार्जिन होगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। समझ आ गया आपको? इसका मतलब क्या हुआ? जो वो दे रहा है लोन पे, नहीं सॉरी, जो वो दे रहा है डिपॉजिट पे, और जो उसको लोन पे मिल रहा है, क्योंकि लोन अब कम हो रहे हैं, आप एनपीए कर दिया आपने एनपीए, आपकी लोन की वैल्यू गिर गई है, एसेट वैल्यू गिर गई है, तो उससे इंटरेस्ट भी कम आ रहा है। लेकिन डिपॉजिट्स पे आपको पूरा इंटरेस्ट देना, वहाँ तो आप कर ही नहीं सकते, लोगों ने ब्रांचों में घुस जाना है आपकी, है। तो क्या हुआ है कि इन दोनों का डिफरेंस जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, और अगर ये कम हो रही है, इस पर स्ट्रेस आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस होगी। तो ये एक इम्प्लीकेशंस हो गए दोनों के लिए, मोटे मोटे मैंने आपको बताया। मैं ये 3 डिफरेंस लेके आया हूँ जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि हेयर कट मैं लास्ट में बताऊँगा। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कोई पूछ ही लेता है कि भाई हेयर कट वेव ऑफ करना और राइट ऑफ करने में डिफरेंस क्या होता है। बड़ा ही काम आएगा आपको, बहुत काम आएगा आपको। तो मैं आपको ये फटाफट समझाता हूँ कि एक हेयर कट क्या होता है। सबसे पहले देखिए,
जब भी बैंक हेयर कट लेता है ना, इट मीन्स कि वो एक्सेप्ट कर रहा है लेस देन व्हाट वाज ड्यू टू इट। बैंक को एक पर्टिकुलर अकाउंट, उसको क्या ड्यू था लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा है लेस देन व्हाट वाज, तो वो कुछ परसेंटेज जो होता है वो गिव अप कर देता है, लॉस उठा लेता है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए उसको 10,000 रुपये आने थे बोरोवर से, लेकिन उसको कहा उसकी स्थिति ऐसी बन रही है कि वो 8,000 ही हो पाएंगे, तो बैंक ने 20% का हेयर कट ले लिया। बैंक्स ऐसा क्यों करते हैं? जनरली वो तब करते हैं जब उसको पता है कि फुल रिकवरी हो नहीं पाएगी, ना इसके एसेट इतने हैं, ना कोलेटरल जो इसने सबमिट किया ना वो उससे निकल पाएंगे पूरे पैसे। तो सब कुछ लूज़ कर देने का कि भी अभी वो इतने दे पा रहा है, हम कहीं नहीं तो पूरा दे, पूरे ही जमा करा, पूरा ना दे पाए वो अल्टीमेटली सब कुछ चला जाए। इंस्टेड ऑफ लूजिंग ऑल मनी और लेटिंग एन एसेट लूज वैल्यू ओवर टाइम, बैंक समटाइम्स चूज़ टू सेटल फॉर लेस। ठीक है ना, इसलिए वो कम में सेटल कर जाते हैं। अच्छा, अब आपने हेयर कट हो कर दिया तो याद रखिए लॉस टोटल है, इसके बाद कोई केस नहीं कर सकते, परमानेंटली सिस्टम क्लोज, ख़त्म हो गया भाई काम आपका, चलो जाओ, हाथ जोड़ दिए। कोई अब उस पर केस वूस नहीं होगा, कोई रिकवरी आप नहीं करेंगे, केस क्लोज्ड हो गया, हेयर कट लिया आपने। अब दूसरा लेते हैं, अब सारे जब मैं आपको ले वेव ऑफ और राइट ऑफ भी समझा दूंगा तो अल्टीमेटली सब में डिफरेंस भी समझ आ जाएगा आपको। लोन वेव ऑफ, बहुत लोन वेवर बहुत चलता है, ये वो चीज़ है। बोरोअर को आउटस्टैंडिंग लोन देने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कंप्लीट कैंसिलेशन ऑफ लोन रिकवरी। बैंक कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे आपके अगेंस्ट बोरोअर के, और कोलेटरल जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा अगर कुछ आपने लिया हुआ है। लोन वेव ऑफ की फैसिलिटी जनरली गवर्नमेंट देती है। किसके लिए लोन वेवर सबसे ज़्यादा दिया जाता है? फार्मर्स के लिए, है ना। कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, और फिर एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है कि भी इलेक्शन से पहले लोन वेवर जो अनाउंस किए जाते हैं, एक वो वजह भी होती है पॉलिटिकल। और ये एक वॉलंटरी एक्शन होता है, मतलब अपने मन से किया हुआ एक्शन होता है एक लेंडर का गवर्नमेंट के सपोर्ट से। अब आप कहेंगे कि भी हेयर कट से क्या डिफरेंस है? देखिए, वेव ऑफ का मतलब हुआ कि कंप्लीट जितना भी लोन आउटस्टैंडिंग है सारा वेव ऑफ कर दिया। हेयर कट में कुछ परसेंटेज को लॉस उठाता है, यही डिफरेंस है दोनों में। दोनों में एक सिमिलरिटी यही है कि भाई अब आप कोई ये नहीं कि रिकवरी करेंगे, ख़त्म हो गई बात, हाथ जोड़ दिए, ठीक है ना, केस क्लोज्ड। अब आ गया लोन राइट ऑफ, ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहा है आजकल, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा मैं इसकी। लोन राइट ऑफ, लोन राइट ऑफ किया जाता है आपके बैंक के लेंडर के द्वारा अपनी बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए, लेकिन इसका मतलब वेव ऑफ और हेयर कट की तरह नहीं है कि केस क्लोज्ड हो गया है, नहीं। राइट ऑफ का सिर्फ मतलब होता है कि बैलेंस शीट से उसको हटाया गया, लेकिन पूरी ताकत लगाई जाएगी उस लोन को उसके बाद भी रिकवर करने के लिए। राइट ऑफ तब बैंक करते हैं जब उनकी सारी लीगल जो कहते हैं ना सारे ऑप्शन जो है रिकवर करने के ख़त्म हो जाते हैं, वो राइट ऑफ करते हैं। उसके बाद भी क्लीन बैलेंस शीट से क्लीन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं होता है रिकवरी आपका लोन का, और पूरी रिकवरी करनी होती है। उसके बाद भी फिर क्या होता है, ये आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कार्रवाई चलती रहती है। लोन कैंसिल नहीं होता, सिर्फ बैलेंस शीट से हटता है राइट ऑफ में। लोन क्लोज़ नहीं किया जाता बैंक से, रिकवरी लीगल अथॉरिटी के थ्रू होती है। अगर कोई कोलेटरल था तो उसको कन्फिस्केट कर लिया जाता है बैंक के द्वारा, और उसका ऑक्शन करके जो पैसा आ रहा है वो लिया जाता है। अगर वेव ऑफ होता तो वो वापस कर दिया जाता कोलेटरल, कोई ज़मीन रखी होती या कुछ रखी होती तो। ये बैलेंस शीट और टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करने के लिए किया जाता है, और ये मैंडेटरी प्रैक्टिस है। अल्टीमेटली बैंकों को रूल के हिसाब से करना ही होता है, वो इसको रोक नहीं सकते, और वो कर भी देते हैं, क्योंकि बड़ा गलत होता है बैंक की बैलेंस शीट पे इस टाइप के एसेट को रखना। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट डिफरेंस थे, कई बार पूछ लिए जाते हैं, मैंने इसलिए बनाया, और वीडियो बनाने का मकसद भी ये था। अभी बड़ी सारी चीज़ें रह गई हैं, वो सेकेंड वीडियो में होंगी। बस अब जो है हम एक बार करंट सिचुएशन एनपीए की इंडिया में बात कर लेते हैं क्या है।
इंडिया में अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, इस पे हम बात कर लेते हैं। ये जो सोर्स है इसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो जून 2002 में 2022 में आई है, तो उस पे है। तो उसमें मैंने से ये वहाँ से लिया हुआ है। एक बार सिचुएशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की सिचुएशंस। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रॉस नेशनल नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हैं वो क्या चल रहा है इसमें। अच्छा, आप ये याद रखिएगा, इनको कैलकुलेट किया जाता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेस। कितने टोटल एडवांस दिए गए हैं, कितने लोन्स दिए गए हैं, उसका परसेंटेज है। मोटा मोटा में है, हो सकता है टेक्निकल भाषा में थोड़ा सा फ़र्क इधर उधर हो जाए। तो इट इज़ एन एब्सोल्यूट अमाउंट, और ये हमें बताता है कि भाई टोटल वैल्यू क्या है एक एनपीए की पर्टिकुलर ईयर में, क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल तो 5.9 चल रहा है ये परसेंट सारे कॉमर्शियल बैंक के लिए। और यहाँ अलग अलग भी बताया हुआ है कि भी पब्लिक सेक्टर का क्या हाल है, प्राइवेट का क्या हाल है, इसका क्या हाल है, फॉरेन बैंक्स का। अब हम दूसरे उस पर अगर हम आएँ तो वो है कि भी कमर्शियल बैंक्स का नेट नॉन परफॉर्मिंग रेशियो क्या है, वो भी हम यहाँ देख सकते हैं कि वो जो है वो 1.7 तक चला गया है। अब नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है, नेट और ग्रॉस में फ़र्क क्या आएगा। तो बस हम क्या करते हैं कि ग्रॉस एनपीए में से वो वैल्यू हटा देते हैं। किस चीज़ की वैल्यू हटाते हैं, जो स्पेसिफिक प्रोविजनिंग अभी हमने पढ़ा ना, बैंक करते हैं अपने प्रॉफिट में से जो उस लोन के लिए प्रोविज़न किया गया था, स्पेसिफिक प्रोविज़न, वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू एनपीए की दे देता है कि भाई असल में एनपीए आप कितने रह गए हैं, क्योंकि प्रोविजनिंग को जब आप माइनस कर देते हो ना ग्रॉस में से जो बैंकों ने की हुई है उस एसेट के लिए, तो नॉन नेट आ जाता है फिर। अब लास्ट में है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, इम्पॉर्टेंट है ये रेशियो भी। तो ये रेशियो क्या होता है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो होता है कि जब आप प्रोविजंस जो किए गए हैं विदाउट राइट ऑफ, है ना, ये राइट ऑफ के लिए नहीं है, सिर्फ प्रोविज़न जो किए गए हैं एनपीए के लिए, और इनको जब हम एनपी ग्रॉस नेशनल नॉन परफॉर्मिंग एसेट से डिवाइड करते हैं तो ये रेशियो प्रॉफिट आ जाता है। एक हायर पीसीआर का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि वो एक बेनिफिशियल बैंक के लिए क्यों होता है, वो इसलिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि एक बफ़र होता है ना, जैसे बफ़र स्टॉक सरकार बनाती है पीडीएस में, तो एक लॉसेस के अगेंस्ट एक बफ़र होता है कि भी एक बफ़र है अगेंस्ट लॉसेस की। अगर मान लीजिए एनपीए बढ़ जाते हैं एकदम से, तो ये अगर रेशियो प्रोविज़न कवरेज रेशियो रखा गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये भी सेफ़ है, हमारा पैसा सेफ़ है डिपॉजिटर के लिए, इकोनॉमी के लिए फ़ायदा है। और अगर अल्टीमेटली कोई इशू आ भी गया, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ गया, जैसे कोरोना आ गया था, 2 साल उसने हालत ख़राब करके रखी, तो बैंक लॉस में नहीं जाएंगे, बैंक रन की स्थिति नहीं बनेगी। तो फाइनली इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अगला वीडियो इसके रेजोल्यूशन पर होगा, राइट ऑफ और इन सब टॉपिक्स पे। आप इस टॉपिक को, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। अगर कई बार पूरा वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो भी रही है तो इंग्लिश में जो सब लिखा हुआ है ना, ये पढ़ के अपना रिवीजन तो कर ही लीजिए जल्दी से। और मैं अल्टीमेटली आपको ज़रूर एक रिक्वेस्ट आपको करूँगा कि प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करिए और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि किसी को ये काम आएगा। सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, अगर और कोई वीडियो आया तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।